चलिए आइएगा, आज से हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी। यानी कि उधर हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सब्जेक्टिव में भी बायोलॉजी लगभग 2-3 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, और इधर ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे, रिवीजन भी होता रहेगा और कंटिन्यू बना भी रहेगा, है ना। बाकी हिस्ट्री जिनका छूटा है वो लोग जा कर के देख लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे आज ग्रुप में। आइए देखेंगे जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा। इसमें कुछ प्रश्न हैं, इसको जानते हैं, आंसर कीजिएगा सब मिलके। पहला है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। आंसर करेंगे, ग्रीक भाषा से हुआ। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति की जो है वह ग्रीक से हुआ। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाएगा आपको थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को। हाँ, तीसरा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी अभी पढ़े थे हम लोग, शैवाल का अध्ययन है। देखिए फिर भी फंस गया, इतना समझाने के बाद भी। क्या बोले थे, कवर कवर कौन करेगी, जो लड़की ससुराल से मायके से ससुराल जाना रहेगा तब वो क्या करती है, कवर कवर करती है, मतलब माइकोलॉजी। ठीक है, दूसरा फाइकोलॉजी शैवाल। उतना अच्छा से बताए हैं कितना बार, फिर भी भूल जाते आप लोग। चौथा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फूलों, चलिए पांचवा देखेंगे कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। डेंड्रोलॉजी का संबंध अभी हम लोग पढ़े थे, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलेगा तो क्या, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पौधे का जो आयु ज्ञात किया जाता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी झाड़ी का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाएगा आपका एंथोलॉजी। आगे, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा किसका, 8 का आंसर करेंगे, जीवाश्म का अध्ययन, फॉसिल्स विज्ञान बोलते हैं इसको। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाएगा। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाएगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बीज का अध्ययन करेंगे, स्पर्मोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में किसका, वन के विकास का अध्ययन जो है सिल्वीकल्चर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किसका, घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाएगा। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, भूमि का या मिट्टी का अध्ययन जो होगा पेडोलॉजी। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के, आनुवंशिकता के जनक किसको कहेंगे, ग्रेगरी मेंडल। किस पर रिसर्च किया था, मटर के पौधा पर। आगे 17 नंबर, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, वर्गीकी कहलाता है पौधे को नाम देने वाला विज्ञान। फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। अभी हम लोग पढ़े थे पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन, भूमि या मिट्टी का। एक और पढ़े थे हम लोग स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका, बीजों का अध्ययन। एंथोलॉजी पढ़े हैं, एंथोलॉजी में किसका, पुष्प का अध्ययन। आगे 19 नंबर, परागकणों यानी कि पॉलीग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है,
पैलिनोलॉजी, परागकण का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, अभी पढ़े थे उस वाले क्लास में, फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में क्या करेंगे, शैवालों का अध्ययन। और माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी जिनका गलत हुआ उनको पीटेंगे, कवक का अध्ययन। हाँ, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। आगे, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधा, ओलेरीकल्चर कहलाता है साग सब्जी का। सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट। सिल्वीकल्चर वनों का अध्ययन, वन संवर्धन। और पीसी कल्चर, पीसी कल्चर किसका, मछली का अध्ययन, मत्स्य पालन। हाँ, जब मत्स्य पालन बोलेगा तो पीसी कल्चर। और इक्थियोलॉजी में क्या करते हैं, मछली का अध्ययन। हाँ, मछली के बारे में अध्ययन करना रहेगा तब इक्थियोलॉजी, और मछली पालना जब रहेगा तब पीसी कल्चर। ओके। 22 नंबर, वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाएगा, अभी पढ़े थे, बताए थे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इससे पौधे का उम्र ज्ञात करते हैं। आगे बताइएगा, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में किसका, घास का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, सब्जी, ये सभी का अध्ययन। आगे 23 नंबर, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन, आर्बोरिकल्चर, सजावटी वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन, शारीरिकी कहलाता। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, फफूंद। कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन करेंगे। कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए, एंटेमोलॉजी। हाँ, 26 नंबर देखेंगे, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, वृक्ष संवर्धन, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, सिल्वीकल्चर, वृक्ष संवर्धन कहलाता है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी, टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाता है। आगे 28 नंबर है कि काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, क्या, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी जो है, ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आगे, विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहेंगे। मिला जुला के सीधे कह देता कि घटनाक्रम चल रहा है, काहे इतना घुमा दिए, घटना विज्ञान इसको कहेंगे। ठीक है, विज्ञान की वैसी शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में जो कुछ भी घटनाएं घटेगा, मौसम से संबंधित हो, प्रजनन से संबंधित हो, वनस्पतिक संबंधित हो, सब कुछ को समझने के लिए घटना विज्ञान कहलाएगा, यानी कि काल चक्र विज्ञान भी कह सकते हैं। तो ये था वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा के 30 प्रश्न। चलिए अब देखेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। देखेंगे, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस। द्विनाम पद्धति, इसमें अभी हम लोग पढ़े थे क्लास में, द्विनाम पद्धति में पहला कौन दूसरा कौन, पहल का क्या कहलाता, पहला अक्षर
पहला जो होता है वंश और दूसरा जाति। जैसे मानव का होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, वंश की जाति, होमो वंश है, होमो वंश है और सेपियंस जाति है, याद रखिएगा पूछता है। तीसरा, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था, नेचुरल सिलेक्शन, स्वीडिश वनस्पति वैज्ञानिक ने किया था। पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, फैनरोगैमस, पुष्पी पौधा जो होता है फैनरोगैमस के अंतर्गत आएगा। आप पुष्पी पादप को किस में रखेंगे, आप पुष्पी पादप को क्रिप्टोगैम्स कहलाता है, आप पुष्पी पादप को क्रिप्टोगैमस कहलाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, आधारित इकाई स्पेसीज, वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो है स्पेसीज, और एक आपका वंश, दो गो रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार स्पेसीज। हाइड्रोफाइटा होते हैं किस, क्या, जलीय पौधे, हाइड्रोफाइटा जो होता है जलीय पौधा होता है। अगला है 8वां, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, क्या बताएगा, वंश व जाति। आ गया ना सेम प्रश्न, जो दो शब्द बताता है, पहल का वंश दूसर का जाति बताएगा, तो ध्यान में रखिएगा, ये सब पूछते रहता है। 9 नंबर, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, क्लास में बताए थे। अनावृत बीज जो होता है उसमें पौधे में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं लगेगा, वो अनावृत बीजी कहलाता है। जीवाणु की खोज किसने किया, जीवाणु की खोज ल्यूएनहॉक, जीवाणु की खोज। फ्लेमिंग के बारे में बताइए, तो फ्लेमिंग किसका खोज किया था, पेनिसिलिन का खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। हाँ। 11 नंबर, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, जीवाणु से संबंधित, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। यहाँ पर कहने का कथन ये है कि विविध पोषी मतलब परपोषी, मतलब दूसरों पर रह करके अपना पालन पोषण करता है, मगर कुछ जीवाणु ऐसा भी है जो स्वपोषी होता है, यानी कि खुद से अपना पोषण करता है। हाँ। 12 नंबर, जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्यों, हाँ, जीवाणु जो होता है वो कठोर कोशिका भित्ति के कारण पौधा माना जाता है, और जो कोशिका भित्ति होता है केवल पादप में ही पाया जाता है, इसलिए। 13 नंबर, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है क्या, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो जीवाणुविक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, बाकी कोशिका भित्ति, राइबोसोम और जीवद्रव्य होता है। 14 नंबर, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, छड़ के जैसा होता है जीवाणुओं की साधारण आकृति। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाएंगे, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा, गोलाणु, ऑप्शन नंबर ए। एक गोल जीवाणु क्या कहलाएगा, गोल जीवाणु को क्या कहेंगे, कोकस कहते हैं, कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहेंगे, जो सांप के जैसा होगा उसको क्या कहते हैं, अस्पायरिलम। हाँ। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, बढ़िया प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होगा, जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाएगा, शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट, जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाया जाएगा, जीवाणु। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है क्या, वर्निकी लवक, वर्निकी लवक कहलाता है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है वर्निकी लवक। पास्चर संबंध प्रसिद्ध है, पास्चर किस लिए प्रसिद्ध है, सूक्ष्मदर्शी, रोगे के जर्म थ्योरी के लिए। पास्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में सबसे छोटा जीव कौन सा, ऑप्शन के अनुसार, माइकोप्लाज्मा ग्लैप्टिसेप्टिकम हम लोग पढ़े थे, जो सबसे छोटा उसका क्या होता है,
सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिसेप्टिकमा, सबसे बड़का शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र, उल्टा बोल रहे हैं। सबसे लंबा बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र, बड़ा बोलेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडा, और छोटका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा। आगे 23 नंबर, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। 24 नंबर देखेंगे, कहता है मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स पाई जाती है किसमें? कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में भी जो है रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। बढ़िया प्रश्न है, याद रखेंगे। 25 नंबर, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। द्रव कुंचित मतलब जो जीव द्रव होता है प्रोटोप्लाज्म वो सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण लोग उसको मार देता। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, बढ़िया प्रश्न है 1 नंबर के, नहीं, एसरेरिया कोलाई, एसरेरिसिया कोलाई, विब्रियो कैलोरी से जो होता है, विब्रियो कैलोरी कॉलरा का जीवाणु है, ठीक ना। और हमारे जो आंत इंटेस्टाइन में होता है एसरेरिया कोलाई होता है, इंटेस्टाइन में होता है। आगे 27 नंबर, तपेदिक उत्पन्न करने वाली जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम जो होता है टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। हाँ। आगे, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है, प्राप्त होते हैं कहाँ से? जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोश का भित्ति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 गो। एक कोश का भित्ति प्रति 20 मिनट में विभाजित होते हैं, यानी कि एक जो कोश जीवाणु कोश का है 1 मिनट में नहीं, प्रति 20 मिनट में, मतलब 20 मिनट पर एगो टूटता है, तो 2 घंटा में केगो बनेगा, तो 64 को। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली, फली मतलब मटर को बोलते हैं। हाँ, दाल वगैरह जितने भी रहेगा दलहनी पौधा उसको। आगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑक्सीजन का अवशोषण करना लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? पढ़े थे अभी हम लोग, जीवाणु का। क्यूरिंग जो होता है चाय की पत्तियों को सुखाने का काम होता है, ये जीवाणु से होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा? एजोटोबैक्टर। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी जीवाणु जो है एजोटोबैक्टर है। आगे, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कौन? 1 मिनट, कौन सा 34 गलत बोल दिए क्या? ओह सॉरी। हाँ, 34 का सुधार कर लीजिएगा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु, अच्छा हाँ, एना बिना जो खाद के रूप में काम आता है ना, वही है, ठीक है, सुधार लीजिएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखेंगे, क्या था कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कौन सा? 35 का, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। आगे, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? दही जमाने में लैक्टोबैसिलस, ये अक्सर पूछा जाता है, याद भी होगा आप लोग को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दूध खट्टा होने के लिए बैक्टीरिया होता है, ये सबको याद रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया वायरस करके दे देता है तो फंसता है, तो बैक्टीरिया याद रखिएगा, दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया से। आगे आइए 38 नंबर, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। 39, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु
राइजोबियम जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की। विषाणु की खोज इवानोवस्की। विषाणु माने जाते हैं क्या? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है। विषाणु क्या है? तो सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। आगे, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी शैवाल, लाइकेन और जीवाणु में एंजाइम होते हैं। अगला है 43, टीएमवी शब्द संबंधित है। बढ़िया प्रश्न है। विषाणु से टीएमवी का पूरा नाम कौन बताएंगे? टोबैको मोजैक वायरस, सबसे पहला वायरस यही था, ये भी याद रखिएगा। आगे, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से। हाइड्रोफोबिया को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम रेबीज। रेबीज जो कि कुत्ता के काटने से नॉर्मल होता है और इससे पानी से डर लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आगे, कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। लीजिए अगला क्वेश्चन वही है, हाइड्रोफोबिया। आगे, चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसका? 47 चेचक के टीके का। जल्दी से बताइए तो कि पोलियो का टीका कौन खोजा था? जॉन ई साल्क। और एगो पोलियो जो ड्रॉप है ओरल वाला, वो कौन किया था पोलियो का? ओरल सॉल्विन, ओवेल सॉल्विन। चलिए आगे, विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिका में। विषाणु हमेशा जीवित कोशिका में विकसित करेगा। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, क्रिस्टलीकरण हो सकता है, इसलिए। एंजाइम अनुपस्थित होता है। 50 नंबर देखेंगे, एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। ऑप्शन नंबर बी। एड्स का कारण क्या है? 51 टी फॉर लिम्फोसाइट की कमी। बढ़िया है, इसको याद रखेंगे। एड्स का कारण है टी लिम्फोसाइट की कमी। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। एचआईवी से एड्स होता है। ऑप्शन नंबर डी। एचआईवी का पूरा नाम कौन बताएंगे? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और एड्स का नाम बताइएगा। एड्स का पूरा बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। चलिए अगला है 53 नंबर। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है। एक स्टैंडर्ड आरएनए है, यानी कि जो एड्स है वो आरएनए के कारण आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। एड्स का कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी, अमीबा। सबको पता होगा वायरस है। एड्स का कारण क्या है? वायरस है। इबोला क्या है? इबोला क्या है? वायरस है। इबोला क्या है? वायरस है। इबोला बताइएगा। इबोला कोई देश का नदी है, किस देश का? इबोला वायरस कहाँ मिला था? कांगो गणराज्य में। चलिए ठीक है। आइए 56 नंबर बताइएगा कि एड्स फैलता है किससे? शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी। तो एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। तो 56 तक हो गया है, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक ना। बाकी आगे कल जो बचा खुचा रहेगा वो कंप्लीट कर लेंगे। इसका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल एक चैप्टर लग जाएगा, 100+ प्रश्न और बचा है तो वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी और किन्हीं का कोई शिकवा शिकायत दिक्कत तो आप बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। इसका एक और पार्ट लाएंगे अगले भाग में, जिसको देख लीजिएगा। बाकी अभी के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।